नमस्कार, मैं सिद्धार्थ साव। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि नाट्य संरचना किसकी? अस्कन गुप्त की। ये 9.9वीं इकाई है। ये आधे अधूरे नाटक का जो नाट्य शिल्प है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो नाट्य संरचना क्या होता है कि नाटक की संरचना किस रूप में की गई है उसको दर्शाने का कार्य करता है। नाट्य संरचना के अंतर्गत आता है कि किस तरह से नाटक लिखा गया है, नाटक किस तरह से बुना गया है। ये प्रक्रिया को समझाने के लिए या बताने के लिए नाट्य संरचना शब्द है। तो इस आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में हम देखते हैं कि आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने जो है ना कि नियम और सिद्धांत किस रूप के अपनाए, दोनों। एक पश्चिमी साहित्य जगत में, जो नाटक साहित्य जगत में जो प्रचलित था वो उसको भी अपनाया, और जो भारतीय परंपरा जो प्राचीन है संस्कृत की, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और अन्य जो आदि ग्रंथ हैं संस्कृत और अन्य ग्रंथों के जो चले आ रहे हैं परंपरा, तो उनको भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो उसमें ये जो काव्य शास्त्र में जो नाटक के सिद्धांत और नियम होते हैं उसमें क्या होता है ना कि नाटक में अंक कितने हो, उसके दृश्य और उसमें विभाजन किया जाए कि नहीं किया जाए, ये सब चीज़ें के बारे में विस्तार से बताया होता है कि नाटक के आरंभ मध्य और अंत कैसा हो, कार्य व्यापार कैसे संयोजित किया जाए, जो कथा वस्तु है उसकी जो उसको कैसे संयोजित किया जाए। संपूर्ण नाटक में, नाटक के दौरान जो पाठक और दर्शक जो होता है उसमें कौतूहल जो बना रहे, मतलब कि उसके लिए मतलब कैसे संयोजित किया जाए कि दर्शक और जो पाठक होता है नाटक का उसमें कौतूहल बना रहे, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो करते हैं। फिर इसमें क्या है कि वही चीज़ है कि नाटक इसमें क्या है कि जो वर्जित जो दृश्य होते हैं साहित्य की दृष्टि से उसे रखा जाए कि नहीं रखा जाए, ये सब चीज़ें। संकलन त्रय का कितना और कैसा मत स्वीकार किया जाए यह भी रखा जाना चाहिए। फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो गंभीर आधुनिक नाटककार परेशान रहा है कि उसमें क्या है ना कि उत्तर वो खोज रहे हैं। तो ये जो राकेश मोहन जो है प्रयोग धर्मी है, मतलब अन्वेषी टाइप के हैं, प्रयोग करने में माहिर व्यक्ति हैं। तो वो प्रयोग कर नाटक जो लिख रहे हैं वो प्रयोग भी कर रहे हैं नाटक में। तो इसमें वही दिखाया गया है। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन, जो इनके पहले दो नाटक हैं, उसके बाद तीसरा नाटक आधे अधूरे हैं, तो उसमें वो संरचना शिल्प का समस्या नाटकों के संरचना शिल्प का प्रयोग करने के बाद आधे अधूरे पर नए सिरे से समस्या जुड़ते दिखाई। एक ही चीज़ है जहाँ पे आषाढ़ का एक दिन में कालिदास अपनी प्रेमिका के पास रहता है, फिर वो पत्नी के पास जाता है, फिर उसको प्रेमिका का आकर्षण खींचता है, फिर वो प्रेमिका के पास पहुंच जाता है पत्नी से छोड़ के। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो फिर और उसी के साथ जो लहरों के राजहंस है उसमें भगवान बुद्ध का जो छोटा भाई होता है नंद, वह पहले अपनी पत्नी के पास जाता है, सुंदरी होती है, तो वो पहले उसके पास खींचता है, फिर उसका बुद्ध का आकर्षण भी उसको खींचता है। तो वो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है कि वह अंतर्द्वंद में रहता है कि किसके पास जाए, है ना। तो इस प्रक्रिया को दिखाने के कारण ही, मतलब जो पात्रों का अंतर्द्वंद है, कहीं ना कहीं लेखक का भी अंतर्द्वंद है, क्योंकि लेखक ने भी दो विवाह किए थे, तीसरी मतलब दोनों असफल हो जाने के बाद फिर उन्होंने तीसरा विवाह किया और वो एक जगह टिक करके नहीं रह पाए। जैसा कि हम लोग आप लोग परिशिष्ट में पढ़ पाएंगे ये बात को। लेखक परिचय जो परिशिष्ट होता है पुस्तक का, ये MHD 4 की है। तो इसमें वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ है कि पूरे नाटक को किस रूप में विभाजित किया जाए या विकल्प देना चाहिए कि जिससे कि निर्देशक और जो अभिनय करने वाला है उसको सुविधा हो नाटक का अभिनय करने में, कि थोड़ा सा समय मिल जाए, अंतराल, जिससे कि वह फिर से रिफ्रेश हो पाए और अपने कहते हुए ना तो विराम, थोड़ा सा अल्प विराम उसके लिए दिया है। परंतु यह उन्होंने छोड़ दिया है, लेखक ने छोड़ दिया है, मोहन राकेश जी ने, निर्देशक और अभिनेता के ऊपर, कि वो अगर लेना चाहता है तो उसको ले सकता है,
विराम को उस रूप में प्रयोग कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको करना ही होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन, उन्होंने नाटककार जो है मोहन राकेश ने अपने जो नाटक है उसका जो मंचन करेंगे, निर्देशन करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने इस नाटक का स्वरूप बनाने में भारतीय नाटक परंपरा एवं पश्चिमी नाटक परंपरा का प्रयोग किया है। इस नाटक में 2 अंक है, प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य है, और दृश्य भी एक रखे हैं। ज़्यादा दृश्य रखने से क्या होता है कि नाटक के पीछे जो ना आदमी श्रम बहुत लगता है, बहुत दृश्य बदलते हैं, तो ये सब चीज़ें बैक जो पार्श्व जो कलाकार होते हैं, जो दृश्य सजाते हैं, दृश्य सजा का काम करते हैं, स्टेज पे नहीं आते हैं, वो बैकग्राउंड में रहते हैं। जैसे फिल्म बनाते हैं तो स्टेज का बाकी काम तो दूसरे लोग करते हैं, तो उसी तरह नाटक में भी किया जाता है। तो उन सब को भी ज़्यादा आवश्यकता ना हो, उसके लिए भी इसका ध्यान रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोहन राकेश जो थे, नाटककार जो थे, लेखक, वह निर्देशक इत्यादि से मिलकर इस बात पे विचार करते थे कि नाटक किस रूप में लिखा जाए। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जानते हैं कि वह नाटक को रंगमंच के अनुसार नहीं, रंगमंच को नाटक के अनुसार मानते थे। फिर उसी तरह क्या नाम है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो मानते थे कि नाटक अगर आत्मा है तो रंगमंच जो है, स्टेज जो है, वह देह है। तो ये दोनों मिलकर की एक स्वरूप बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोनों ये मानते हैं, और मोहन राकेश मानते हैं कि अगर नाटक हड्डी है, हड्डी का ढांचा कंकाल है, तो रंगमंच जो है वह मांसलता है, मांस है शरीर का। तो दोनों का मिलन होकर ही एक स्वरूप तैयार होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे वही चीज़ को दिखाया है कि इस नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य है। यह नाटक में 2 दिन की कहानी रखा गया। नाटक जो है, नाटक आधे अधूरे में 2 दिन की कथा है कि हाँ। उसके बाद है कि 2 दिन की कथा है। रचनाकार मोहन राकेश ने नाटक मंचन की सुविधा तथा नाटक के कलाकारों को मध्यांतर का राहत देने के लिए अंतराल की व्यवस्था नाटक में किया है ना, कि अगर जिसको हर लेखक कलाकार में तो एक जैसी ये एबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसके कारण उन्होंने इसमें अंतराल का व्यवस्था किया है कि जो बिना अंतराल के काम कर सकता है वो कर लेगा, जो नहीं करना चाहता है वो अंतराल लेके करेगा। तो जिससे कि नाटक पे गलत प्रभाव ना पड़े, नाटक के रंगमंचीयता में कोई परेशानी ना हो, थकाऊपन इत्यादि ना दिखे, कुछ इस तरह का प्रभाव, नेगेटिव चीज ना है। तो इन सब को देखने के लिए उन्होंने किया है। हेलो, हाँ। तो ये चीज दिखाया गया है कि, और यह उन्होंने छोड़ दिया है कि जो लेखक है, जो दर्शक है, लेखक है, दर्शक है, सॉरी, लेखक ने निर्देशक और अभिनेता पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग कैसे करते हैं, उन पे उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है 9.2 का, पेज नंबर 28 का, MHD4 की दूसरी पुस्तक, तो उसमें उन्होंने क्या दिया है कि आधे अधूरे का जो नाटक का कथानक है वह जन सामान्य से है। मतलब उसमें कोई ऐतिहासिक या फिर कोई बड़ी घटना नहीं है, वो साधारण सी घटना है। कोई भी साधारण घटना पर, जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की खोज की थी, तो वो इसके पहले क्या था, वो जो घटना से उन्होंने खोज किया वह तो साधारण घटना था कि पेड़ से फल गिरते हैं, पकने के बाद गिर जाते हैं। तो एक साधारण सी घटना थी, परंतु चिंतन मनन करने के बाद उस घटना के माध्यम से वह जो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो उस घटना को, निष्कर्ष जो है वह उस घटना को अभूतपूर्व बना देता है, कि अद्भुत बना देता है। उसमें जो सोचने के कारण ही वह घटना अद्भुत हो जाती है। तो यहाँ पे विचार करने के बाद इस घटना को पहले किसी ने नहीं उठाया था, तो जिसके कारण मोहन राकेश उठाते हैं इस घटना को इस तरह से। और उसका लेखन का तरीका अलग था, शैली अलग है, कि पात्र जो इतने होते हैं कि इतनी घटनाएं हो जाने के बाद कि 22 वर्षों से झेल रहे हैं, फिर भी वह अलग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारतीय परंपरा की जो रूढ़िवादी
प्रवृत्ति है जिसे पुरुष भी, स्त्री को तो छोड़ दीजिए, स्त्री पुरुष को नहीं छोड़ पा रहा है, परंतु पुरुष भी स्त्री को नहीं छोड़ पा रहा है। तो इसके कारण जो है ना दोनों पिस रहे हैं और दोनों का मानसिक हो रहा है कि क्योंकि पत्नी जो है, पत्नी का इसमें बताया गया है पति में आत्मविश्वास की कमी है, वह स्वयं को हारा हुआ महसूस करता है। पत्नी का क्या है कि पत्नी एक ऐसे पुरुष की तलाश करती है जो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो, परंतु उसे वह प्राप्त नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा, अभी तक कुछ ऐसा व्यक्ति ही नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हो। वह तो सब में देखती है, परंतु जब उसके निकट जाती है सावित्री, चाहे जगमोहन हो, जुनेजा हो, सदाशिव या फिर मनोज और भी लोग जो सिंघानिया ये सब हैं, इन सब में वो जाते हैं नज़दीक, दूर से तो ठीक लगता है, लेकिन जब नज़दीक जाती है तो कहना कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगे, तो दूर से तो अच्छी लगती हैं, परंतु जब नज़दीक जाती है, उसके साथ रहती हैं, उसके साथ जब समय बिताती हैं, तो उन्हें लगता है कि यह भी एक तरह, इसमें दूसरे गुण है लेकिन एक गुण कम है। तो उनका जो एक पैमाना है, सावित्री का एक पैमाना है कि एक पूर्ण मनुष्य की तलाश, उसमें वह परिपूर्ण रूप से फिट नहीं बैठता है। ये सारे पात्र जो 4-5 पात्र हैं जिसका जिक्र आया है, ये सारे पात्र यहाँ पे मुख्य रूप से 4 पात्र आते हैं। पहला है जो महेंद्रनाथ, पहला व्यक्ति काला सूट वाला, उसके बाद आता है जगमोहन, नहीं उसके बाद शायद सिंघानिया आता है जो बॉस होता है उसका, जिसको उसका बेटा अशोक बोलता है चुकंदर जैसा है, ये बातचीत की तमीक नहीं है, विदेश इत्यादि घूमता है, वो है जो बॉस होता है वो। और फिर उसके बाद आता है जगमोहन। ठीक, तो ये तीसरा व्यक्ति हो गया, पहला महेंद्रनाथ, उसके बाद सिंघानिया बॉस, उसके बाद तीसरा जगमोहन जो फिट फाट रहता है एकदम, ये हो गया। फिर चौथा जो व्यक्ति आता है वो जुनोजा, वो निष्कर्ष देता है। तो इसमें वही चीज़ दिखाया गया। तो 4 मुख्य रूप से जो 4 है वो उन्होंने दिखाया। इसके बाद यहाँ दिखाया है कि यहाँ पे कि इस नाटक का कथानक सामान्य है, सामान्य जनजीवन से लिया गया है, जिसमें एक परिवार को मध्यवर्ग एक परिवार जो कि मध्यवर्गीय है, उसके सदस्यों की संवेदना में टकराहट एवं भीतर छुपे घुटन एवं पीड़ा को प्रस्तुत करते हुए नाटक आगे बढ़ता है। नाटक के आरंभ से चरम तक में विकसित करने वाले घटनाक्रम का अभाव है ना। जो चरम उत्कर्ष क्या आएगा, क्या चरम है ही नहीं इसमें, जो है सिर्फ आंतरिक द्वंद्व को इसमें प्रदर्शित किया गया है। क्या, कैसे कि आप देखिएगा नाटक जहाँ से आरंभ होता है वहीं पे चला आता है कि महेंद्रनाथ घर छोड़ रहा है, किसके लिए, किससे, अपनी पत्नी से। पत्नी के, वो मानता है कि पत्नी उससे निभता नहीं है, वो उसको ताने देता है, कुत्ते जैसा व्यवहार करती है, तो उससे वो छोड़ के आगे बढ़ता है। अपने मित्र जुनेजा, जो बचपन का उसका मित्र होता है जुनेजा, उसके पास जाता है। परंतु क्या हो जाता है बाद में, वह फिर परिस्थितियों के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह फिर अपने घर लौटता है, किसके पास, अपनी पत्नी के पास ही। तो यह चीज़ है कि कथा जहाँ से आरंभ होती है वहीं आके समाप्त हो जाती है। जब वह आता है घर में तो उसका बड़ा बेटा जो होता है अशोक, वह कहता है कि डैडी धीरे धीरे, तो वो लड़खड़ाता है। तो ये घटनाक्रम जहाँ से आरंभ हुई है वहीं समाप्त भी हुई है। तो इस तरह क्या है कि चरम उत्कर्ष इसमें नहीं है, सिर्फ पात्रों का अंतर्द्वंद दिखाया गया है, और जो इसमें दिखाया गया है वही चीज़ है। नाटक के आरंभ में चरम तक विकसित करते हैं और घटनाक्रम का अभाव है। नाटक की गति वर्तुलाकार है, सीधी नहीं है। नाटक बड़ा घुमावदार है, एकदम समझे ना, वर्तुलाकार है, सीधी नहीं है गति। और नाटक जहाँ से आरंभ होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं नाटक में भी वही परिस्थितियाँ हैं, वो सिर्फ अंतर्द्वंद को महत्व दिया गया है, परंतु जो स्थिति है, स्थिति जस की तस बनी रहती है। पत्नी को वैसा पुरुष नहीं मिलता है और पति को पत्नी में बदलाव नहीं मिलता है, जिसके कारण पारिवारिक स्थितियाँ एकदम विघटन पे हो गई है कि सब अंतिम अवस्था है। जो परिवार जब टूटता है तो टूटने की अंतिम अवस्था पर जो पहुंचता है, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, वही दिखाया गया है नाटक में। और आधे अधूरे में जो कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से एकदम नया प्रयोग है, ऐसा प्रयोग पहले नहीं हुआ था नाटक में इस तरह का। तो यह अद्भुत बन पड़ा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नई, कोई भी सामान्य चीज़ को आप नए तरीके से देखते हैं तो क्या होता है कि अगर उसमें आप नया रूप से उसको देख रहे हैं, कोई भी दृष्टिकोण नया उत्पन्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप सामान्य रूप से देख रहे हैं, आप कोई घर को बाहर से सिर्फ देख रहे हैं, कोई भी आप मोहल्ले में किसी के घर को आप बाहर से देखते हैं, उसको
10-12 साल से बाहर से ही देख रहे हैं, परंतु जब उसको आप भीतर से देखेंगे, आप ठीक उसको भीतर से देखेंगे तो वो अलग दिखेगा, या फिर आप अपने घर से उस घर को देख रहे हैं अंदर से तो वो अलग दिखेगा, और जब आप सामने वाले घर से आप अपने घर को देखेंगे तो एकदम भिन्न लगेगा, एकदम अद्भुत लगेगा, अलग लगेगा, एकदम लगेगा कि आप किस जगह पे आ गए। मेरा घर तो इस रूप में देखा ही नहीं। आप अपने घर को अंदर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, परंतु दूर से एक तरीका होता है देखने का। कभी आप ये प्रयास कीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो एक अद्भुत रूप अपनाया गया है। और इसमें ना कि जो नाटक में इतने लड़ाई झगड़े के कारण पात्रों में जो आधा अधूरापन दिखाया गया है वह इस स्थिति में जीने के लिए अभिशप्त है। और नाटक का सिर जो मतलब आधे अधूरेपन के कारण ही तो ये इस स्थिति में जीत रहे हैं कि स्वयं में तो आधा अधूरापन है, लेकिन वह अगले से क्या उम्मीद करते हैं कि उसमें पूर्णता, वह पूर्णता प्राप्त किया हुआ पात्र को खोजते हैं अपने जीवन में। तो जबकि स्वयं आधे अधूरे हैं, मनुष्य स्वयं आधा अधूरा होता है, कोई मनुष्य जो होता है संपूर्ण नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण को उन्हें दिखाया। और इसी के कारण जो पात्र होता है आधे अधूरे का जो शीर्षक है उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आधे को क्या कहेंगे? हाफ। अधूरे के कहेंगे क्या? इनकम्प्लीट, जो अपूर्ण है। अधूरा मतलब जो पूर्ण नहीं है, आधा मतलब जो पूरा नहीं है, तो आधे अधूरे, हाफ कंप्लीट, हाफ इनकम्प्लीट, है ना, आधे अधूरे। तो यही है, तो आधा है। तो यह जो नाटक का पात्र है, नाटक के पात्र की जो गतिविधियां हैं, चरित्र है, सोच है, ये सारे क्या कर रहे हैं कि नाटक के शीर्षक को सार्थक कर रहे हैं। नाटक का जो शीर्षक होता है उन सब की गतिविधियों के आधार पर होता है कि नाटक का शीर्षक भी कभी कभी, कोई भी रचना का शीर्षक भी कभी कभी एकदम बेतुका लगता है कभी कभी, और जो कभी कभी एकदम सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी सार्थकता उसकी कथावस्तु को प्रदर्शित करने में होती है कि 2 शब्दों में उसने कह दिया है अपनी बात। ये पूरे नाटक का सार 2 शब्दों में कह दिया है, आधे अधूरे में। तो यह सार्थक शीर्षक है। शीर्षक की दृष्टि से अगर पूछा जाए कहीं पे तो कि आधे अधूरे अपने नाटक जो है उसका शीर्षक इस नाटक को जस्टिफाई कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एकदम कर सकता है। तो फिर उसी में क्या है ना कि इसके बाद जो नाटक का प्रारंभ है तो सावित्री पुरुष महेंद्रनाथ के 22 वर्षों के असंतोष एवं तनाव से भरे वैवाहिक जीवन के चरम से प्रारंभ होता है। जो नाटक का आरंभ होता है कि ना कि अंतिम स्थिति को दिखाया गया, तो एकदम चरम पे पहुंच जाता है कि असहनीय स्थिति है, जब सावित्री अब अपना एक निर्णय ले चुकी है कि वह अब जगमोहन के साथ परिवार का अगला जो बचा हुआ जीवन है उसे व्यतीत करेगी। इसलिए वो जब माला तोड़ती है, तो माला तोड़ने का जो यहाँ पे अर्थ है, जो अपनी बेटी के पास रहती है कि मैं अब जा रहा हूँ जगमोहन के पास, तो वो जब माला पहनने के लिए तैयार होती है तो पुराना एक माला पहनी होती है, उसको वो तोड़ देती है। माला पुराना तोड़ने का यहाँ पे नाटककार ने इस अर्थ में भी दिखाया है, कह सकते हैं कि जो माला है वह पुरानी पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 1 पति है, तो उस व्यवस्था को वह तोड़ दे रही है। तोड़ के ही तो आगे बढ़ेगी जगमोहन के साथ नई जिंदगी। तो वह नई जिंदगी के लिए एक नया माला फिर धारण करती है, कबाड़ से निकाल के वो एक नया माला पहनती है। तो यह नाटककार संकेत तो देता है, हर जगह कहीं ना कहीं संकेत देता है, उसे ग्रहण करने के लिए ना कि एक प्रबुद्ध कहने का दर्शक के रूप में अगर दर्शक सिर्फ मनोरंजन के लिए जाता है तो उसे क्या मिलेगा? ये बड़ा नीरस लगेगा, बोरिंग लगेगा। परंतु जो साहित्यिक दृष्टि से बौद्धिक है तो वो उसमें चीज़ें खोज सकता है कि नाटककार लेखक ने इस चीज़ को क्यों रखा। तो इसके कारण होते हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो ये इस कारण को भी दर्शा रहा है कि एक पुरानी व्यवस्था से को तोड़ करके वह नई व्यवस्था में जाने का प्रयास कर रही है, उसी का वह संकेत दे रहा है नाटककार। माला तोड़ करके, पुराने माला को तोड़ करके, पहने हुए पुराने माला को तोड़ करके नए माला धारण करने का सावित्री के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं कि, और नाटक में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि उस काल को स्थापित करते हैं, उस काल की सत्यता को दर्शाते हैं कि नाटक का समय बताया गया है, कि वह नाटक का जगह बताया है कि वह कनॉट पैलेस में जगमोहन का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। तो अब समझ में आ गया कि वह जगमोहन तो दिल्ली में है। फिर वह कहती है कि हाँ वो कुछ दिन पहले कनॉट पैलेस में मिला था, अर्थात
जो पात्र है वह भी कनॉट पैलेस में गया था। कुछ दिन पहले कनॉट पैलेस में मिला था, तो कुछ दिन पहले तक वो कनॉट पैलेस में था और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, टैक्सी इत्यादि करता है, तो इस तरह से स्कूटर इत्यादि से आता है। और इसके कारण कि पात्र का स्थान जो है और घर का जो स्थान है वह नई दिल्ली है, ये हो गया। फिर दूसरा है कि 5 पैसे में अखबार मिलता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और उस काल के लेखक लोग हैं वो लोग भी ध्यान दिए कि 5 पैसे में अखबार किस काल में मिलता था। तो यह सन 1900 मतलब 60 के दशक के बाद की घटना है, 70 के आसपास की घटना है कि तब 5 पैसे में एक अखबार मिलता था। तो ये चीज़ को उन्होंने दर्शाया है। उसी तरह अन्य चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया है, इस तरह तथ्य दिए हैं कि आदमी समय का अनुभव कर सके कि वह किस समय की घटना है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ एक जगह इन सब घटनाओं को, इन सब तथ्यों को नहीं दिया है कि एक जगह डाल दिए तो फिर आगे जाकर के रोचकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर जहाँ आवश्यकता पड़ी हो वहाँ पे दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि जो नाटक है, नाटक में रोचकता भी बनी रह गई। इसके कारण क्या हो गया कि नाटक में रोचकता तो बनी रह गई, साथ ही साथ यह कहानी भी है वह भी चलती रही, क्योंकि एक जगह डाल देने से सारी चीज़ें क्या होता है ना कि एक में घट हो जाएगी और रोचकता समाप्त हो जाएगी। तो नाटक का प्रारंभ भी सावित्री पुरुष महेंद्रनाथ के 22 वर्ष के असंतोष एवं तनाव से भरे वैवाहिक जीवन के चरम से प्रारंभ होता है, जहाँ पे पत्नी अब अलग होने का निर्णय कर चुकी है, तो अपने बेटी को बताती है, और जगमोहन जब उसके घर आता है तो उसको भी बताता है कि मैंने एक निर्णय लिया है कल, विगत जो कल है, यस्टरडे को मैंने एक निर्णय लिया। तो वह कहता है कि बताओ, तो सावित्री कहती है नहीं, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, यहाँ का जो माहौल है मेरे घर का वो घुटन भरा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोलूँगा तो सब मुझे कहेंगे कि नहीं कि अपने सुविधा के लिए सब, तो उस तरह कहेंगे, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तो वो बोलती है कि चलो तुम लोग दोनों में डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो फिर सावित्री कहती है जहाँ चलो वहीं पे, वही रेस्टोरेंट जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत अधिक पसंद है, तो वो उस जगह पे जाती है। तो ये हो गया। तो वैवाहिक जीवन के चरम से प्रारंभ होता है, जहाँ पत्नी सावित्री इस जीवन को त्याग या अलग होकर के जगमोहन के साथ दूसरी जिंदगी आरंभ करना चाहती है। तो नाटक को रोचक एवं तथ्यपूर्ण बनाए रखने के लिए नाटककार ने क्या किया है कि देखिए 29 नंबर पेज में लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में, आधे अधूरे नाटक का जो दूसरा किताब है MHD4 का, उसमें लिखा है कि जो नाटक को रोचक एवं तथ्यपूर्ण बनाने रखने के लिए नाटककार मोहन राकेश ने नाटक में सत्य जो तथ्य है एक जगह ना बता करके पूरे नाटक में जगह जगह नाटक को वास्तविकता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया है, एक जगह नहीं रख के। फिर उसके बाद है ना कि लेखक ने नाटक के पुरुष पात्र के प्रति सहानुभूति भी दिखाई है, कि जैसा कि जब जुनेजा के प्रति बोलता है ना, जुनेजा से जब अंतिम बहस होता है सावित्री का कि तुम मेरे साथ भी मतलब प्रेम प्रसंग में थी, फिर से मोहन मनोज के साथ में भी थी, तो इस तरह से वो बताता है। तो वो कहती है कि अब सब बात यहीं पे हो जाए बेटी के सामने, जो कि मनोज होता है उसके बेटी का पति होता है ना। तो इन सब कारण से क्या हो रहा है कि वह मतलब नाटककार जो है, अच्छा समझाइए ना कुछ। MHD7 का मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ ना, तो इसके कारण अभी MHD7 पढ़ा नहीं है, जिसके कारण मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो अभी हम लोग MHD4 में स्वचर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण कि आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी अपना कुछ मत दीजिए। जैसे कि बहुत लोग जुड़ते हैं, बबीता जी हैं, अर्चना जी हैं, निभा जी हैं, फराह जी हैं, तरन्नुम जी हैं, प्रीति जी हैं, श्वेता जी हैं, राहुल जी हैं, नैना जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, माला जी हैं, चंदना जी हैं, और कितने लोग हैं, बहुत है, तजिंदर जी हैं, अन्या दीदी हैं, बहुत लोग हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, थोड़ा सा समय है आपको। यहाँ पे देखिएगा जो लिंक है सेम लिंक रहता है, समय है अभी हम लोग 2:30 बजे से एक करते हैं, फिर एक 5 बजे से और एक 8 बजे से, और MHD7 का आपको मिलेगा। आप मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। MHD द्वितीय वर्ष का भी होता है स्वचर्चा, उसको रंजीत जी करते हैं आयोजित,
तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। शाम को 5 बजे होता है और रात को 7 बजे होता है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आधे अधूरे का जो है कि मूलत रूप से लेखक ने नाटक में पुरुष पात्र के प्रति, जानते हैं, सहानुभूति दिखाई है नाटककार ने। क्यों? क्योंकि जब जुनेजा को वो सावित्री कहती है कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पाते क्योंकि उसने कितना मुझे मारा है, कितना, वो सिर्फ बात बताता है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो वह सिर्फ वर्णन में होता है कि पति जो होता है जब उसका नौकरी ख़त्म हो जाता है या फिर वो बिजनेस में ये करता है तो वो पत्नी पे बहुत अत्याचार करता है। तो इसके कारण उन्होंने यह भी दिखाया है, परंतु इसको सहानुभूति के कारण उसको सिर्फ बात में रखा है, उसका सिर्फ उल्लेख हुआ है। तो एक रूप दिखाया है कि पति तो पुरुष के प्रति सहानुभूति दिखाया है नाटककार ने, तो ये चीज़ भी बताया गया। तो आधे अधूरे जो मुख्य रूप से है पश्चिमी यथार्थवादी शैली का नाटक है, परंतु इसके आरंभ में जो है पारंपरिक भारतीय शैली की प्रस्तावना रख करके राकेश ने एक नया प्रयोग किया। कुछ विद्वानों के मत में यह जो है तरीका, युक्ति जो है, प्रयोग जो है, वह निरर्थक बौद्धिक प्रयोग है, जो कुछ नाटककार नाटक में नहीं कह सका है। जो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो कुछ भी नाटककार जो है मोहन राकेश नाटक में नहीं कह सका है, उसे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है ना कि नाटक में जब नाटक आरंभ होता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है जो महेंद्र नाथ के रूप में पुरुष एक, और इस नाटक में जो चारों पुरुष का पात्र उन्होंने एक ही व्यक्ति ने किया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे बताया गया ना कि मतलब एक ही व्यक्ति चारों पात्रों का करता है, कि कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के जो 4 चरित्र होते हैं उसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है कि स्त्री सावित्री के रूप में, कि उसमें क्या विशेषता है, क्या खराबियां हैं। तो क्योंकि वो तो एक संपूर्ण मनुष्य की तलाश खोज रही है ना, संपूर्ण पुरुष की, परंतु हर व्यक्ति अपने आप में अधूरा है, इसके कारण वह संपूर्णता में नहीं प्राप्त कर पा रही है किसी पुरुष को। तो इसके कारण उन्होंने उसके दृष्टिकोण से किस पुरुष में क्या खामी है, क्या अच्छाई है, उसको वहाँ पे प्रतिपादित किया है। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि जो नाटककार यहाँ पे विद्वान मानते हैं ना कि जो प्रस्तावना में है कि बहुत 60 वाक्य है इसमें, जो प्रस्तावना वाला है ये एकालाप है, वह सिर्फ बोल रहा है। एक पात्र आता है, नाटक आरंभ होता है तो एक पात्र आता है, जो पुरुष पात्र होता है तो वो आता है, आकर के अपने आप बोल रहा है, तो वो 60 वाक्यों का बड़ा लंबा है संवाद, तो उसे प्रस्तावना का नाम दिया है, जो नाटक को समझने की दृष्टि से बढ़िया है। परंतु क्या है ना कि वो जब रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है तो वो बोझिल हो जाता है, बड़ा थोड़ा सा कहने करता है ना कि दर्शक उबने लगते हैं उतना लंबा दृश्य देख करके। और इसमें अगर थोड़ा सा भी गलत शब्द का प्रयोग हो जाए कि तो क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जिसके कारण जो प्रभाव पड़ने वाला है दर्शक पे वह समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखा कि इतने लंबे जो दृश्य मतलब जो एकालाप है तो उसको किस तरह, तो बहुत लोग उसको प्रयोग करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं, तो ये निर्देशक के ऊपर पूरी तरह है। तो ये क्या क्या है कि यह नाटक जो है नाटककार में जो विद्वान मानते हैं कि नाटककार जो है नाटक में नहीं कह सका है, उसे यहाँ आरोपित करने का प्रयास किया है। तो यह नाटक जो है कुछ खास चरित्रों के विशिष्ट परिवार का नाटक है, जिसे मतलब ये कहने का विद्वानों माना कि एक एंगल से दिखाया गया है कि ये हर घर की कहानी नहीं है। विद्वान कुछ आलोचक जो इसकी नेगेटिव जो नकारात्मक रूप से समीक्षा करते हैं, इसमें कुछ गलत दिखाते हैं कि गलत है ये, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जो नकारात्मक रूप में देखते हैं इस नाटक को तो वह इसमें गलती क्या खोजते हैं कि यह सभी जो मध्य वर्ग का सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कुछ विशिष्ट परिवार हैं कि विशिष्ट का नाटक है जिसमें रचनाकार ने प्रस्तावना के माध्यम से आम लोगों के सामान्य जीवन का, सामान्य परिवार का नाटक बनाने का प्रयास किया है। परंतु सच तो यह है कि यह एक रोचक नाट्य युक्ति है जिसके बिना नाटक का कथ्य पूरा नहीं होता और स्वयं ही आधा अधूरा रह जाता है। क्योंकि अगर वो जो चीज़ है, वो जो नाटक का एकालाप है, उसके माध्यम से हम कथा वस्तु को समझते हैं, पात्रों की मनोस्थिति को समझते हैं कि जो पात्र हैं वह उसकी मनोस्थिति क्या है, वह उसके सोच विचार क्या है इस संबंध में, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो मंच पर पात्रों के प्रवेश स्थान का जो महत्व बहुत अधिक दिया गया, क्योंकि देखते हैं कि हम लोग 3 दरवाजे हैं और पात्र भी कहता है कि हर जो व्यक्ति है घर में बाहर से झांक रहा है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जुनेजा पिछले दरवाजे आता है,
जब पिछले दरवाजे का उल्लेख है तो निश्चय ही है कि सामने एक मेन दरवाजा भी होगा, तो 2 दरवाजे हो गए। फिर एक दरवाजा है घर के अंदर जिसमें छोटी बेटी को सावित्री बंद कर दिया, तो एक तरह से वो हो गया। तो 3-4 दरवाजे के रूप में उन्होंने रखा है कि चारों तरफ से वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, बाहरी लोग या जो 4-5 पुरुष हैं वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि घर पे क्या है। तो ये सब चीज़ों को दिखाया है कि प्रवेश स्थान का विशेष महत्व है और पात्रों का जो है आना जाना आकस्मिक नहीं है, मतलब उसका उद्देश्य है। कोई जब वहाँ उपस्थित होता है नाटक में तो उसका एक उद्देश्य होता है और प्रयोजन भी होता है, और आकस्मिक जो है हठात कोई आ गया उस तरह का कुछ नहीं है इसमें। जो भी है प्रयोजन पढ़ने पे ही आता है पात्र, और स्वाभाविक भी है। और आधे अधूरे का जो प्रवेश स्थान होता है वह अत्यंत कलात्मक और नाटकीय ढंग से संयोजित किया है कि नाटककार की योजना अनुसार एक समय में जो है स्टेज पे नाटक जहाँ जब प्ले होता है तो नाटककार ने क्या किया कि एक बार में 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं, और तीसरा अगर रहता भी है तो थोड़ी देर के लिए और एकदम गौण अवस्था में रहता है कि उसको उससे लेना देना नहीं है। बात तो सावित्री और इसमें होता है, फिर उसमें इसमें होता है। तो ये जब भी पात्र आते हैं तो 2 ही व्यक्ति प्रमुख होता है स्टेज पे, बाकी होते भी हैं तो वो गौण होता है, वो बैकग्राउंड में चलता है, नेपथ्य वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसमें यही चीज़ को दिखाया कि नाटककार के योजना अनुसार एक समय में 2 पात्र ही हैं और एक साथ मंच पर रहते हैं। तीसरा पात्र यदि होता भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए, और वह भी उस प्रसंग की गौण, वो प्रसंग से जुड़ा होता है तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। और इस युक्ति से चित्रांकन में एक प्रकार की प्रखरता आती है कि जो बात कह रहा है कि वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है, दूसरे पात्र जो होते हैं हाव भाव देते हैं, उसके कारण क्या होता है कि दर्शक का ध्यान दूसरे पात्र पे भी जाता है, तो वो खींचता नहीं है ध्यान। तो 2 ही पात्र रहेंगे तो जो दर्शक है उस घटनाक्रम का जो चल रहा है, जो बात चल रही है, उसको स्पष्टता से और प्रखरता से ग्रहण करेंगे, उसको प्रखरता से दर्शक तक पहुंचेगी और स्पष्ट रूप से पहुंचेगी जो बात कह रहा है। तो इससे क्या होगा कि दर्शक सही रूप में उसको ग्रहण कर पाएंगे। इसके लिए वो ऐसा प्रयोग किए हैं, ये युक्ति जो है, तरीका जो उन्होंने प्रयोग किया है चित्रांकन का, चरित्रांकन का, चरित्र जो अंकन कर रहे हैं। तो नए भारतीय नाटककारों ने समय, स्थान और कार्य की अनविति के पश्चिमी सिद्धांतों को प्राय छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि नए भारतीय नाटककारों ने जो 3 चीज़ है, समय, स्थान और कार्य, ये 3 मुख्य जो चीज़ थे ना, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताओ ना, जब 9.2 में पेज नंबर बताया गया 3 कैसे, जो 3 चीज़ हैं वो कैसे हो, यहाँ पे बताया था, अधिक किया हो तो दृश्य कैसे हो। हाँ, तो वो 3 चीज़ जो है वो अभी आप लोग पढ़िएगा तो वो चीज़ ध्यान दे दीजिएगा। 3 चीज़ जो है वो क्या है कि वह है समय, स्थान और कार्य। ये 3, 1, 2, 3, ठीक। तो ये है कि उसकी जो पश्चिमी सिद्धांत वाला है उसको उन्होंने छोड़ दिया था नए नाटककार ने, परंतु मोहन राकेश जो तीनों नाटकों की संरचना का यह एक प्रमुख अंग रहा है कि बाकी जो नाटककार है पश्चिमी चीज़ को छोड़ के उन्होंने अपने भारतीय परंपरा को अपनाया था, परंतु जो है ना कि मोहन राकेश उन्होंने इस चीज़ को अपनाया पुराने चीज़ों को, और संकलन त्रय, जिसको संकलन त्रय कहा गया है कि संकलन त्रय, देखिए आप इसका उल्लेख आपको मिलेगा नाटक 28 नंबर पेज का जो 9.2 है, नाट्य संरचना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां लाइन का पहले 2 शब्द कि संकलन त्रय का कितना और कैसा महत्व स्वीकार किया। जो संकलन त्रय है, समय, स्थान और कार्य, तो ये चीज़ें नाटक में महत्वपूर्ण होता है, तो ये चीज़ को उन्होंने बताया। तो परंतु मोहन राकेश जो है ये 3 चीज़ों जो संरचना है, नाटक की संरचना, ये नाटक की संरचना है, इसको संकलन त्रय भी कहा जाता है। त्रय मतलब 3, तो ये चीज़ है। ये तीनों नाटकों की संरचना का यह प्रमुख अंग रहा है कि संकलन त्रय आधे अधूरे की एक ऐसी विशेषता है जो कई समस्याओं के बावजूद इसके मंचन को सहज बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। और जो मतलब बहुत समस्या है नाटक में, परंतु क्या है ना कि जैसे एक प्रस्तावना वाला है, वो समस्या ही है
कठिन भी है, क्योंकि अगर अर्थ और सावित्री का जो अर्थ है वह अगर अर्थ को हम देखेंगे, अगर सही रूप में नहीं वो अपने आप को बता पाई तो उसको उसके चरित्र को लोग उल्टा भी समझ लेंगे ना। तो वहाँ उल्टा नहीं दिखाना है, सावित्री का जो रूप है वो उल्टा नहीं है, और वह तो बस अपने जो स्वयं ने उन्हें कल्पना कर रखा है, वह किसी से प्रेम प्रसंग इसलिए नहीं, शारीरिक सुख के लिए नहीं कर रही है, उन्होंने जो कल्पना कर रखा है उसको वो प्रदर्शित करने के, वो उसको खोज रही है, उसका वह खोज चल रहा है, सावित्री का खोज चल रहा है, एक पूरे पुरुष की खोज यहाँ वह दिखाया गया। वह जो अन्य पुरुषों के साथ वह दोस्ती करती है, वो क्या करती है, वो अपने जो कहते हैं ना कि सुख के लिए नहीं करती, वह सिर्फ खोज में है कि उसको प्राप्त करना चाहती है, वो खोज रही है कस्तूरी मृग की तरह। सत्य उसके पास है कि सत्य सामने है कि पूर्ण महेंद्रनाथ के रूप में कि कोई भी मनुष्य पूरा नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परंतु क्या है कि वो कस्तूरी मृग की तरह सत्य तो उसके पास है, वह पूरे जगह घूम रही है। तो ये चीज़ें उन्होंने दिखाया। कस्तूरी मृग होती है ना, उसके नाभि में जो एक गंध होता है उसको वह चारों तरफ महसूस करती है का, परंतु उसको मिलता नहीं है, जीवन भर वो वैसे ही भटकती रहती है। तो अब आते हैं हम लोग नाटक का भाषा और उसकी जो लय है, संप्रेषण है कि बात पहुंचता है दर्शक तक कैसे। तो प्रत्येक रचनाकार अपने कथ्य और एक सीमा के बाद जो है ना मौलिक भाषा खोज करने के लिए विवश होता है कि प्रत्येक नाटककार रचनाकार जो होता है कि अपने जो कथा होता है कथ्य को पाठक या दर्शक तक पहुंचाने के लिए, संप्रेषित करने के लिए एक सीमा तक क्या होता है कि अपनी ठीक होता है, एक सीमा तक सही है। उसके बाद क्या होता है कि अपनी भाषा को अगर और बढ़िया से पहुंचाना है तो मौलिक भाषा की खोज करने के लिए विवश होता है। राकेश मोहन एक रंग चेता नाटक करते कि रंग चेता का अर्थ होता है कि नाटक जो संबंधी जो दृष्टिकोण है या फिर जानकारी है उससे जानते थे, और वह भी नाटक संस्था से जुड़े हुए थे, तो समझते थे कि नाटक लिखने में क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं, तो इन सब चीज़ों को वो जानते थे, तो उनका वो हल भी खोज रहे थे नाटक लिखने के कारण। तो रंग चेता नाटककार थे, मतलब उससे जानकार थे और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें खोज रहे थे, तो ये चीज़ है। तो मोहन राकेश एक रंग चेता नाटककार थे। रंगमंच से के साथ उनका जो गहरा प्रत्यक्ष अंतरंग और सहज और जीवंत संबंध था। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजन जैसे अतीत उन्मुखी, मतलब अपने अतीत के तरफ मुख किए हुए थे, उसका जो विषय था अपने अतीत से लाया गया था, इतिहास से जो बीता हुआ कल। बुद्ध तो बीते हुए कल में थे ना, और कालिदास भी बीते हुए कल के महापुरुष हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो इसमें था, और उसके प्रसंग और संदर्भ को संदर्भ प्रवेश के सफल नाटकों के बाद आज के जीवन में जो समकालीन जीवन को उन्होंने उठाया, जो पहले बीत चुका था उसकी जो समस्या को उन्होंने दिखाया, फिर बाद जो अभी जो चल रहा था उनके समकालीन उसको उन्होंने दिखाया कि अपने आप से या आपस में ही जूझते टूटते आधे अधूरे चरित्रों की तनावपूर्ण विस्फोटक मन स्थितियों का पूरी सच्चाई, उष्मा, गर्माहट, विश्वसनीयता के साथ समकालीन मुहावरे जो तत्कालीन परिदृश्य में चल रहे थे, बातचीत तरीका, वो सब चीज़ को बोलचाल की भाषा शैली को सृजनात्मक भाषा में प्रस्तुत करना आधुनिक हिंदी नाटक की एक बहुत बड़ी और जरूरी चुनौती कि इस रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो सामान्य बोलचाल की भाषा हो, आम जन की मुहावरे वाली भाषा हो, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग किया। तो इस तरह का प्रयोग चुनौती था, तो राकेश मोहन ने इसको आधे अधूरे में स्वीकार भी किया और उसी भाषा में उन्होंने इसका लेखन भी किया। तो मध्यवर्गीय अनाटकीय और ऊब से भरे एक रस जीवन की नाटकीयता को पकड़ने और उसमें उसके जीने की हरकत भरी नाट्य भाषा में पेश करने का पूर्वाभास शायद और हाँ, मतलब जो शब्द सूचक शब्द हैं वहाँ पे शब्द, वो जब पात्र बोलते हैं शायद हाँ नामक अपने बीज नाटकों में, यहाँ पे जो है वह शायद और हाँ नाम का एक नाटक लिखा था उन्होंने, बीज नाटक में पहले ही कर चुके थे। इसका उन्होंने पूर्वाभ्यास कहने का अर्थ है कि इस तरह से उन्होंने पहले ट्राई किया था शायद और हाँ नाम के नाटक में। तो यही कारण है कि आधे अधूरे की नाट्य भाषा सार्थक शब्दों के साथ साथ जो है प्रतीक है, बिंब है, ध्वनि है, मौन, मुद्रा, क्रिया, मंच सज्जा, संगीत, हर चीज़ का महत्व होता है कि आप ध्वनि इस प्रकार का देंगे कि गंभीर विषय है तो उसमें हंसी मजाक वाला तो ध्वनि दे नहीं सकते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि बड़ा विरल हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, विरल नहीं उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बड़ा हास्यपद हो जाएगा।
तो इसीलिए जैसा तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है, और नाटक में हर व्यक्ति का, चाहे वह स्टेज पे हो या स्टेज के पीछे हो, सबका महत्व होता है। कोई एक व्यक्ति के कारण लाइट की इसमें बहुत प्रमुखता से विशेष मतलब उपयोगिता दिया गया है। तो लाइट का भी इसमें, रंग सज्जा भी है, संगीत जो मंच सज्जा है, इसमें क्या है कि वो एकदम टूटता हुआ परिवार को दिखा रहा है कि जब अब परिवार अपना दायित्व संभाल नहीं पा रहा है, पैसा कौड़ी नहीं है उसके पास, तो जो सोफा मेज इत्यादि है वो सब फटे पुराने हालात में है। तो इस तरह से वो दिखाया, अगर सब चकाचक नया नया रखता तो कैसे समझ में आता कि ये परिवार मतलब वित्तीय समस्या से जूझ रहा है, सिर्फ पत्नी कमा रही है और पूरा परिवार खा रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि नहीं भाई, अगर सब चीज़ नया होता तो ये तो ढब मार रहा है और ये तो बड़े आराम से रह रहा है, तो फिर इसको क्या समस्या है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया। और जो शब्द भंडार है नाटक के अंतर्गत, जो शब्दों का प्रयोग है, तो इसमें क्या है ना कि जो तत्सम और अंग्रेजी शब्दों की संख्या बराबर है, करीब 80 शब्द जो हैं तत्सम, संस्कृत वाले जो तत्सम शब्द होते हैं वो, और अंग्रेजी के जो शब्द है 80 है। और जो उर्दू और फारसी का शब्द, इसमें 3 गुना है। मतलब पूरे नाटक में जहाँ पे 80 शब्द है अंग्रेजी और संस्कृत वाले तत्सम हिंदी का, वहीं पे उर्दू और फारसी का, क्योंकि देखिए बहुत समय तक दिल्ली जो है मुगलों का रहा है वहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर प्रभाव है, ऐसा बात नहीं है। दिल्ली में बहुत उर्दू के शायर हुए, लखनऊ इत्यादि से आते जाते हैं, तो वहाँ पे प्रभाव पड़ा है हिंदी पर। हिंदी का जो प्रभाव है वहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा उर्दू फारसी लिए हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत समय तक मुगलों का शासनकाल रहा है, मुसलमानों का शासनकाल रहा है, जिसके कारण वहाँ भाषा पे भी प्रभाव पड़ता है। कोई भी संस्कृति, दूसरी संस्कृति आती है तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता है, चाहे खान पान पे पड़ता हो, चाहे पहनावा पे पड़ता हो, चाहे बोलचाल पे पड़ता हो, तो रहन सहन पे पड़ता हो, तो ये प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ें बाद में दिखती हैं, जैसे कि हम लोग भाषा पे चलते हैं, हम लोग खान पान पे चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग मांसाहार बहुत अधिक करते हैं, कि अलग अलग रूपों में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले इस रूप में नहीं होता था, समाज में वर्जित माना जाता था भारतीय परंपरा में। तो ये सारी चीज़ें मुगलों अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग आधुनिक होते गए, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें मिली हम लोगों को विरासत में उनसे। तो भाषा में भी उर्दू फारसी के शब्द मिले हम लोग को, तो हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें कि ये 3 गुना है, जो तत्सम शब्दावली है वो 3 गुना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संस्कृत वाला शब्द कौन बोलता है, उसका जो बॉस होता है समुद्री का, सिंघानिया, वो बोलता है, बड़ा सीधा एकदम विद्वान व्यक्ति है, तो वो बोलता है इस तरह के अंग्रेजी, और मतलब अंग्रेजी नहीं, तत्सम हिंदी बोलता है वो। फिर इसका 3 गुना है, मतलब 8, 16, 24 दो, मतलब अगर 80 शब्द है अंग्रेजी और संस्कृत वाले हिंदी का, तो 240 शब्द आप मान के चलिए उर्दू फारसी के हैं। तो संस्कृत के अधिकांश शब्द जो हैं, जो सिंघानिया द्वारा हास्य व्यंग उत्पन्न करने के लिए बुलवाए गए हैं। नाटक के जो सभी पात्र अच्छे और पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब क्या होता है, पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, पति भी पढ़ा लिखा है, वो लोग बिजनेसमैन थे। फिर क्या हुआ कि जो तीनों बाल बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे तो पढ़े लिखे थे, परंतु बाद में अवस्था गड़बड़ा गई तो वह पढ़ाई बीच में चली गई। बेटा BSc में एडमिशन करा के छोड़ दिया, बेटी अभी छोटी बेटी पढ़ रही है, और बड़ी बेटी का तो विवाह हो गया, तो जिसके कारण पढ़ाई छूट गई। आधे अधूरे का यह परिवार एक पंजाबी परिवार है, जहाँ सामान्यतः उर्दू का ही अधिकतर जो परिवार है। महेंद्रनाथ, देखिए हम लोग जब शब्द, पंजाबी शब्द का यहाँ पे बात बता रहे हैं, हम लोग द्र करते हैं, और पंजाबी में होता है महेंद्र, 2 रो होता है, हम लोग 2 के ऊपर लगाते हैं ना आधा रो, और वहाँ हिंदी में ऐसे होता है द्र, महेंद्र, और पंजाबी में होता है महेंद्र, सुरेंद्र। हम लोग सुरेंद्र कहते हैं, वो लोग सुरेंद्र कहेगा। जैसे परविंदर हुआ, सुरेंद्र हुआ, महेंद्र हुआ, जितेंद्र हुआ, हम लोग जितेंद्र कहेंगे, वो जितेंद्र कहेगा। धर्मेंद्र वो बोलेगा, और हम लोग धर्मेंद्र बोलेंगे। तो ये अलग अलग है, पंजाबी में अलग, पंजाबी में ये चीज़ मिलती है। तो ये पंजाबी भाषा की विशेषता है, तो हिंदी भाषा की भी अपनी विशेषता है। तो ये चीज़ें मतलब अलग करती हैं कि हाँ हम लोग कैसे समझ पाएंगे। जो महेंद्रनाथ है, हाँ, तो ये चीज़ें उन्होंने बताया है।
हिंदी भाषा में ये है, लेकिन महेंद्र नाथ, हिंदी में महेंद्र नाथ है और महेंद्र होता है पंजाबी में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि नाटक का जो है यह परिवार है, पंजाबी परिवार है, जहाँ पे सामान्यतः क्या होता है, उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। क्योंकि सबसे पहले क्या ना कि जब मुगल इत्यादि आए थे तो सबसे पहले फेस इन्हीं लोगों को करना पड़ा, और अभी भी जानते हैं कि पंजाब का आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे बहुत रूप से वो लोग बस चुके थे। एक पहला फेस तो यही लोग किए थे ना, राजस्थान और पंजाब वाले प्रांत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था मुसलमानों का और मुगलों का, तो इसके कारण भी यहाँ पे कुछ अधिक प्रभाव पड़ा उनका। तो स्वयं राकेश मोहन जो है, मोहन राकेश के अनुसार इस दौर में नाटकों की संख्या अधिकतर उर्दू का प्रयोग है। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उसकी भाषा में अधिकतर उर्दू का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी उसमें मेरी लोक भाषा, कुछ स्थानीय मुहावरे, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द और अभिव्यक्तियों भी शामिल है। बोलते हैं ना मोहन राकेश कि इस दौर में जितने भी नाटक लिखे गए उसकी जो मुख्य भाषा थी उसमें अधिकतर रूप से प्रयोग जो उर्दू फारसी वाला शब्द प्रयोग है, परंतु क्या है ना कि मेरी जो मोहन राकेश की जो भाषा थी, लोक भाषा थी, उसका प्रयोग किए हैं, स्थानीय मुहावरे का प्रयोग किए हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी प्रयोग किए हैं, अभिव्यक्तियों में शामिल किए हैं कि अभिव्यक्ति देने के लिए। अंग्रेज है, थोड़ा सा आधुनिक व्यक्ति है, ऑफिस में काम करता है, लेडीज, तो इस तरह की बातों को उन्होंने रखा है कि अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग चलता है। तो आधे अधूरे में कितने मुहावरे हैं? 26 मुहावरों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। लगभग 8 अभिव्यक्तियां हैं जो मुहावरे का भ्रम पैदा करती हैं। वो अभिव्यक्तियां जो हैं वो मुहावरे जैसा लगती हैं परंतु है नहीं। तो मुख्य रूप से 26 मुहावरे का स्पष्ट प्रयोग हुआ है, और जो 8 अभिव्यक्तियां मुहावरे जैसा लगती हैं परंतु वह मुहावरे नहीं है, उसका कहीं पे महत्व नहीं मिलता है मुहावरे के रूप में। तो प्रतिध्वनि और जो शब्द है इसमें, और तुतली भाषा का एक प्रयोग है ये। तो इसमें क्या है कि ये पेज नंबर 30 पे है कि नाटक में अपनी बात को असरदार ढंग से कहने के लिए नाटककार व्याकरण सम्मत शब्दों के संयोजन और भाषा के सुसंगत रूप के बजाय क्या होता है ना कि भिन्न प्रकार से भी प्रयोग करता है। इसमें लिखने के स्थान पर बोलने का अंदाज का प्रभाव अधिक रहता है। आधे अधूरे में मोहन राकेश ने आधे अधूरे, टूटे फूटे वाक्यों के अलावा प्रतिध्वनि और ध्वन्यात्मक शब्दों का भी अत्यंत सार्थक उपयोग किया है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो इसमें क्या है, हड़ताल, हड़ताल, गाल, बाल, बच्चा, कच्चा, छोटी मोटी, करना धरना इत्यादि जो है, ऐसे अनेक प्रतिध्वनि शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्वन्यात्मक शब्दों जो होते हैं निरर्थक ध्वनि, जैसे किटपीट, इसका जो है ना कोई अर्थ नहीं होता, कि उस तरह से नहीं होता। ओहो, इत्यादि जो होता है, चक, ये सब जो ओहो, थू इत्यादि का सार्थक उपयोग राकेश ने किया, जो निरर्थक रहती है कि उस तरह से उसका अर्थ नहीं है, परंतु यहाँ पे उन्होंने उसका सार्थक प्रयोग किया है। उसी तरह बेटी के तरफ वो बोलती है, तुझ नहीं तैना है तुझे, वैदा तुलसी पल और तछीले तात, तछवीले तात, मतलब कुछ नहीं कहना है तुझे तो बैठ जाओ कुर्सी पर और तस्वीरें को देखो, तात। तितली तछलीले ताती हैं, अब तो लाजे मुन्ने ने, मतलब कितनी तस्वीरें काटी हैं, तस्वीरें काट, तो कितनी तस्वीरें काटी हैं अब तक राजे मुन्ने ने, तो अपने बेटे के लिए बोलती है। अशोक के लिए ये शब्द बोला गया है। तो अगर कुछ नहीं कहना है तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान। इसके बाद है कि उसके बाद स्त्री के इस संवाद में तुतली भाषा का प्रयोग, और अंत में वाक्य का अधूरापन, उत्तरदायित्वहीन, निठल्ले और ढीठ जबान बेटे के दुर्व्यवहार से उत्पन्न माँ के आक्रोश, घृणा और उत्तेजना और कुछ न कर पाने की व्यवस्था को प्रभावपूर्ण ढंग से संप्रेषित करता है। कि उसकी माँ जो होती है कि इस चीज़ को तो देखती है परंतु वो कुछ नहीं कर पाती है, वह विवश है। तो इसके कारण क्या है कि अपने बेटे को कुछ बोल भी नहीं पा रही, तो इसके कारण वह विवश है। तो वह उसी को दर्शाता है कि लगभग वो यही स्थिति बड़ी बेटी और छोटी बेटी के संवादों में यहाँ दिखाई पड़ती है, जहाँ अपने क्रोध पर काबू पाने में असमर्थ छोटी लड़की रोते रोते अपेक्षा से बड़ी लड़की के संवादों को व्यंग से दोहराती है। क्यों व्यंग करती है, कहते ना कि वाक्य को बात को दोहराने लगती है, और शब्दों में स्थानापन्न
स्थानापन्न रूप में क्रियाएं। तो सामान्य नाटकों में क्रियाएं शब्दों के पूरक रूप में इस्तेमाल की जाती है। शब्दों में कही गई बात को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भावों, एक्सप्रेशंस, जो हाव भाव होता है उसको अंग्रेजी में एक्सप्रेशंस कहते हैं, क्रियाओं को एक्शंस कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि उन सबके साथ साथ प्रयोग किया है, परंतु मोहन राकेश ने आधे अधूरे में क्रियाओं और भाव भंगिमाओं को शब्दों के स्थापन रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति माध्यम की तरह भी सफलता से प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए देखिए कि अखबार की रस्सी बनाना, पतलून में कीड़ा पकड़ना, उछलना और घुटन से उत्पन्न विद्रूप एवं मजाक, पुरानी फाइलों को झाड़ना, पीटना, खींच एवं मुख विद्रोह का अव्यक्त क्रोध की प्रतिक्रिया, कि जब हम कुछ नहीं कर पाते तो पैर पटकते हैं। तो इस तरह का उन्होंने दिखाया है कि भाव जो है, एक्सप्रेशन है, ये सारी जो हाव भाव है, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया है, जहाँ पे बिना बोल के भी अपने भाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस रूप में भी उन्होंने दिखाया। ताश के पेशेंस का खेल खेलना, अकेला और निठल्लापन, सिगरेट के छल्ले बनाना, बेफिक्री दिखावा या सीधे प्रश्नों से बचाव, कैंची से कागज को काटना, संबंधों का विघटन इत्यादि कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं, क्रियाएं हैं, एक्शंस है। तो ध्वनियाँ और रंगचर्याएं और मौन, विविध प्रकार की ध्वनियाँ, बहुत विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ और रंगचर्याओं के अर्थपूर्ण एवं नाटकीय इस्तेमाल में भी रचनाकार ने बड़ी सूझबूझ और सजगता का परिचय दिया है इस नाटक में। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अशोक की कैंची की ध्वनि, टीन कटर, कप प्लेटों या महेंद्र के फाइल भटकने की आवाज़ आदि एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसमें चरित्रों की आंतरिकता मुंह से बोलने की अपेक्षा उनके हाव भाव से ही और ध्वनियों से ही अधिक मुखर हो जाती है। इन आवाज़ों और दृश्य बिंबों के अतिरिक्त मोहन राकेश ने अपने मंच निर्देशन के अनुसार कुछ अन्य रोजमर्रा के हाव भावों को प्रयोग और प्रतीकात्मक रूप से किया है। और जैसे सावित्री टेबल कवर को खींचने पर उसका अपना मुंह छिपा लेती है या परेशान से अपने पर्स को टटोलती है, इन भावों में चरित्रों की आंतरिक वेदना और खोयापन अपनी पूरी शक्ति और समग्रता से प्रकट होते हैं। तो ये हो गया। और कई बार नाटककार जो होता है मौन का ऐसा सार्थक और असरदार प्रयोग अपने नाटक में करता है कि वह कई शब्दों और वाक्यों पर भारी पड़ता है। आधे अधूरे में तो यूँ ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ मोहन राकेश ने मौन का अत्यंत नाटकीय एवं अर्थगर्भित प्रयोग किया है। परंतु पुरुष तीन के साथ, जो पुरुष तीन कौन है? पहला पुरुष है महेंद्रनाथ, दूसरा है सिंघानिया, तीसरा है जुनेजा नहीं, तीसरा है जगमोहन, जिसके साथ वो बाहर जाती है। तो पुरुष तीन के साथ स्त्री के प्रस्थान के साथ छोटी लड़की के मौन, सिसकते स्वर और मंच के खालीपन का जैसा प्रभावशाली प्रयोग किया है वो अपने आप में अनूठा है। उसी प्रकार स्त्री जिसे चपत जड़ती, तू कह तो फिर से एक बार वही बात के बाद पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नजरें स्थित हो रहती हैं और हाँ बोल लिए, एक सेकंड खत्म कर लिया। तो तू कह तो फिर से एक बात वही बात, जो पल भर के बाद खामोशी जिसमें सबकी नजरें स्थिर होती, छोटी लड़की की स्त्री पर और शेष सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की की स्त्री को देखती है और बाकी सब लोग स्त्री को देखते हैं वाली स्थिति में मौन या खामोशी का बड़ा विस्फोट इस्तेमाल हुआ है। तो दृश्यबंध और मंच उपकरण, तो दृश्यों को कितने विभाग में विभक्त किया गया है और जो मंच पे प्रयोग किया गया उपकरण है, साज सज्जा, लाइट, अन्य जो चीज़ें होती है, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मंच के उपकरण हैं। तो सार्थक और महत्वपूर्ण नाटक में दृश्यबंध और मंच उपकरण का सिर्फ सजावटी सामान नहीं होता, यह चरित्रों को अपेक्षित देश काल और विश्वसनीय परिवेश देने के साथ साथ जो विश्वसनीयता बनाता है। कि अगर आप, जैसे कि हम लोग अभी कह रहे थे कि नाटक में अगर किसी गरीब स्थिति का वर्णन करना है तो उसके यहाँ सोफा, टीवी, फ्रिज डाल देंगे तो वो गरीब दिखेगा नहीं ना। तो उसके लिए वैसा ही परिस्थिति नाटक में उसका ही सज्जा करना होगा नाटक में। तो ये सारी चीज़ें उसको उसके परिवेश को विश्वसनीयता प्रदान करता है, के साथ साथ नाटक के मूल मंतव्य और चरित्रों की प्रमुख विशेषताओं को भी प्रकट करता है। क्या करता है? देश काल और विश्वसनीय परिवेश के साथ नाटक के मूल मंतव्य और चरित्र की जो प्रमुख विशेषता है उसको भी सामने लाता है। आधे अधूरे के दृश्य बंद में उपस्थित जो सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, तिपाई, मोढ़े, फटी पुरानी किताबों का शेल्फ, पढ़ने की मेज कुर्सी और फटे घिसे या सिले हुए गद्दे, पर्दे, मेजपोश और पलंग पोश एक मध्यवित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्यवित्तीय स्तर पर आ गए परिवार और घर की
कहानियाँ को कहते ही हैं। इस पर लोगों की विघटन की दर्दनाक दास्तान भी सुनाते हैं। कटी अधकटी तस्वीरों, कुर्सी की पीठ पर झूलते पजामे, खुले हुए बैग से आधी निकली कॉपी किताबी, फटे मौजे और चरखे टूटे टी सेट का भी नाटककार ने नाटकीय तथा अर्थपूर्ण प्रयोग किया है। इसी प्रकार 3 दरवाजे 3 तरफ से झांकते हैं कहकर नाटककार कमरे के उस घर के जीवन और दरवाजे को उसमें ताक झांक करने वाले सिंघानिया जगमोहन जुनेजा का प्रतिरूप बना देता है। ये सब चीज़ें जो होते हैं नाट्य भाषा से प्रभावित अंग बन गई है। धन्यवाद। ये 9.3 कंप्लीट हो गया। आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं, तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैंने बोला। ये MHD 4 की है। धन्यवाद।